Hello student, welcome back to my channel. So today we will discuss here about the next chapter of physics, chapter 4, which is moving charge and magnetism. Clear? So here today we will discuss about the next chapter 4, moving charge and magnetism. सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो चार्ज है, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। इनिशियली व्हाट इज मैग्नेट, पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेट क्या है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे टाइप ऑफ मैग्नेट, थोड़ा बेसिक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे और फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और फिर डिस्कस करेंगे ऑरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्लियर? फिर जाके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फोर्स acting on a moving charge particle in magnetic force। और नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग wire in external magnetic field, या आप कह सकते हो कि इन मैग्नेटिक फील्ड और प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर स्टूडेंट? तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास रहेगा वो है व्हाट इज मैग्नेट। तो स्टूडेंट अगर शॉर्टकट में यहाँ पे डेफिनेशन लिखूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट इज एन ओर ऑफ आयरन, ये आपको पता होगा, मैग्नेटाइट नाम होता है इसका, Fe3O4 मैग्नेटाइट इसको कॉल करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, which attracts iron fillings, स्मॉल आयरन फीलिंग्स मीन्स आपके पास जो आयरन है उसको, जो उसका आपके पास पाउडर होता है, ठीक है, आयरन फीलिंग्स एंड स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन ऑल्सो। ये आप बोल सकते हैं। एंड आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक हियर अबाउट टाइप ऑफ मैग्नेट, सो वी हैव टू टाइप्स। One is permanent magnet and second is artificial magnet। So student, permanent magnet आपको पता होगा, it has fixed strength। तो इसका जो एग्जाम्पल है, इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, फिक्स होती है। जैसा इसका शेप होगा, जैसा साइज होगा, तो उस शेप और साइज के अकॉर्डिंग इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, यानी आपके पास किसी दूसरे आयरन ऑब्जेक्ट या किसी दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करना या किसी आयरन पीस को अट्रैक्ट करना, तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है अकॉर्डिंग टू साइज। तो इसमें एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, आपने देखा होगा बार मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट होता है, हॉर्स शू मैग्नेट, एक्सेट्रा। क्लियर? बेसिकली बार मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और ऐसे ही जो आपके पास दूसरे मैग्नेट होंगे, ठीक है, जो
सर्कुलर शेप में भी हो सकते हैं, एक स्टोन के शेप में भी हो सकते हैं. तो दे ऑल आर परमानेंट मैग्नेट और नेचुरल मैग्नेट यू कैन से. आर्टिफिशियल मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट इज द एग्जांपल. और इलेक्ट्रोमैग्नेट आपको पता है सॉफ्ट आयरन कोर होता है, और उसमें आप क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को वाउंड करते हैं. क्लियर. सॉफ्ट आयरन कोर में इंसुलेटेड कॉपर वायर आपने वाउंड करी और उसके दोनों टर्मिनल्स पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं. ठीक है, यहाँ डीसी बैटरी भी लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं. तो आप देखते हैं कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उस केस में, ठीक है, आपके पास उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है बाय ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. अब जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है तो उसके अंदर आप क्या करेंगे, जो सॉफ्ट आयरन कोर होती है वो किसकी तरह बिहेव करेगी. अगर सॉफ्ट आयरन कोर को आपने ऐसे कवर करके रखा है तो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो एक आपके पास मैग्नेट की तरह बिहेवियर करना स्टार्ट कर देती है. क्लियर. तो आपने क्या किया, आपके पास इंसुलेटेड कॉपर वायर है, उसके वेरी क्लोजली आपने जो वाउंड करके एक आपने हेलिकल शेप बना दिया और उसको कनेक्ट कर दिया आपने बैटरी से, और उसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन कोर है. तो ये जो सॉफ्ट आयरन कोर है जब इसमें से करंट पास करते हैं तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाता है. अभी हम डिस्कस करेंगे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रॉपर्टी में. तो जो इसके इनसाइड होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसलिए जो आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर होती है यूनिफॉर्मली आपके पास मैग्नेटाइज हो जाती है. और इसकी जो प्रॉपर्टी है, ये मैग्नेटिज्म जो है, प्रॉपर्टी जो है मैग्नेटिज्म का, वो जल्दी गेन कर लेता है. और जैसे ही हम यहाँ पे इसमें सर्किट ऑफ करते हैं तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिक अट्रैक्शन, या आप ये कह सकते हैं कि जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, वो क्या है, लूज कर देती है, मैग्नेटिज्म को लूज कर देती है जैसे ही इसमें हम करंट ऑफ करते हैं. तो इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर को प्रिफर करते हैं टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट. तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आपके पास आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है. आफ्टर दैट, ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल में अगर इसकी डेफिनेशन दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. एक डिस्कस कर सकते हो आप कि करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डिस्कस करना है तो पहले ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा, उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे. पॉइंट क्लियर. तो आप ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को पहले डिस्कस कर लेते हैं. ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसको आप देख लीजिए. ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, क्लास 10th में आपने डिस्कस किया होगा. ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, आपके पास चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है स्टूडेंट, करंट. तो क्लास 10th में आपने डिस्कस किया था ये चैप्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. तो ये जो कॉन्सेप्ट था मैग्नेटिक फील्ड अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट से, वो किसने दिया था, सबसे पहले ओरेस्टेड ने दिया था. नाउ सी हियर स्टूडेंट, वी विल टॉक अबाउट द ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट. ओरेस्टेड गेव हिज एक्सपेरिमेंट टू शो the magnetic field due to electric current. It means that the conclusion of the Oersted experiment is that we can induce a magnetic field with the help of electric current. For his experiment, he found that if there is no current in the circuit, there is no deflection in the magnetic compass placed near it. It is our magnetic compass, student. He found that if there is no current, there is no deflection. If suppose I consider it is north and south, so there is no deflection in the absence of current. If in second case, if he allow the current in the given circuit and the direction of current is supposed to from positive to negative such that it is clockwise direction, so that time the needle of the magnetic compass will deflect from their initial position, or you can say from their equilibrium position, which is north to south direction. And in this condition the needle of the magnetic compass will deflect in such direction like this. If the direction of the electric current
in the circuit is change, then the condition is different. तो तब क्या होगा अगर हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देंगे? You can see student, this is our positive, this is our negative, key is closed, and the direction of current is from this way. And suppose I have a magnetic needle. Once again, this is the original direction of magnetic needle, north to south, and if the direction of current in the circuit is anti-clockwise, that time the needle will deflect in this way. ठीक है, अब ये आपके पास जो needle का डिफ्लेक्शन है ये आपके पास इस तरफ या इस तरफ, ठीक है, आपके पास यानी टुवर्ड द आपके पास वायर ऑफ ए बी, टुवर्ड द वायर ए बी, इसका वायर का स्पेशल नेम कह लेते हैं, टुवर्ड द वायर ए बी और अवे द वायर ए बी है। तो वो आपके पास डिपेंड करता है कि जब आपके पास करंट कैरी कंडक्टर में करंट पास होती है तो उस केस में भी आपके पास क्या होगा, वहां पे पोल्स जनरेट होंगे। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट सर्कुलर वे में, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आप ये मान लीजिए आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस केस में जो पोल जनरेट होगा यहाँ पे इस कॉर्नर पे वो क्या होगा, साउथ पोल होगा। और इसी साइड से, ठीक है, आपके पास अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है एंटी क्लॉकवाइज है तो जो पोल जनरेट होगा वो आपके पास नॉर्थ पोल होगा। स्टूडेंट क्लास 10th में आपने सब डिस्कस किया होगा। और ये जो वायर है, इस वायर को आप यहाँ पे चेंज करना चाहो तो आप इसको इस फॉर्मेट में भी बना सकते हो, स्पाइरल शेप में, ठीक है, सोलेनॉइड याद होगा, ठीक है, इस फॉर्मेट में भी आप करंट पास करवा सकते हो और डिफ्लेक्शन देख सकते हो। पॉइंट इज क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पे हम इसे सिंपल डायग्राम ही रहने देते हैं। तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको यहाँ से जो कंक्लूजन है वो ऑरेस्टेड ने दिया। उसने कहा कि अगर हम इसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द करंट इन द गिवन सर्किट, ठीक है, यहाँ पे भी आई करंट है, यहाँ पे भी आई करंट है, अगर करंट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया जाए, सपोज अब यहाँ पे जो करंट मेरी आई है वो बल्कि I1 हो गई, वो ग्रेटर हो गई I1 से, आई से, तो उस केस में क्या होगा, डिफ्लेक्शन जो निडल का है और मोर हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे भी आपके पास करंट मेरे पास I2 है, वो ग्रेटर हो गई I से, ठीक है, तो उस केस में भी जो डिफ्लेक्शन है अभी इतना हो रहा है तो ये और मोर हो जाएगा। तो बस ऑरेस्टेड ने ओवरऑल कंक्लूजन ये दिया कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होने से मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन शो हो रहा है तो मैग्नेटिक निडल सिर्फ एक ही कंडीशन में डिफ्लेक्शन शो कर सकती है, अगर उस पे अगर उसके नजदीक कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक निडल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में ही डिफ्लेक्शन शो कर सकती है। तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ऑरेस्टेड ने एक कंक्लूजन निकाला कि इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सो दैट्स व्हाई क्लास 10 चैप्टर्स नेम इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आप सबसे पहले ये पढ़ते थे और यहाँ भी आप थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्योंकि अब क्या होगा, हम जब डिस्कस करेंगे कि किसी करंट कैरिंग वायर पे लगने वाले मैग्नेटिक फोर्स के लिए जो कि किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो फोर्स उस पर तभी तो लगेगा क्योंकि पहले वो करंट कैरिंग वायर भी है, करंट कैरिंग वायर है तो अपने आप भी वो एक मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, मींस इंड्यूस करेगा अपने अबाउट चारों तरफ, ठीक है। और दूसरा वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा उस फोर्स की वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड जो आपके पास करंट कैरी कंडक्टर है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है उस पर फोर्स लगेगा। और क्लास 10th में इसका अगर आपने प्रैक्टिकल भी देखा होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल था क्लास 10th में कि फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड F इज इक्वल टू ILB फॉर्मूला लिखाते थे वहां पे। तो उसी F इज इक्वल टू ILB फॉर्मूले का हम डेरिवेशन भी देखेंगे, जो कि टॉपिक लास्ट है इस वाले वीडियो का। अब हमने डिस्कस कर दिया मैग्नेटिक फील्ड को और ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को, ये सब टॉपिक हमारे डिस्कस हो चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड हमने अभी ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया, अब हम मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो सी डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फील्ड अराउंड अ रीजन। आप इसको डेफिनेशन को ऐसे बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड a region
around a current carrying wire. Current carrying wire such that a magnet or iron object feels force, or you can say feels a magnetic force placed near it. Clear? It is denoted by B, and it is a vector quantity. Clear, student? So this one is the one of the definition of magnetic field, and after that we can explain the properties of magnetic field line. As you have already discussed about the property of electric field lines, so here on the same way I will explain the property of magnetic field lines. तो इसकी प्रॉपर्टी देखने के लिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा माइंड में, बार मैग्नेट। सबको पता है बार मैग्नेट कैसा होता है, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट है और इसमें दो पोल होते हैं। मैंने ये छोटे टॉपिक शॉर्ट में रखे हैं, इनको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। तो इस बार मैग्नेट के कॉन्सेप्ट के बेस पे हम लोग डिस्कस करेंगे आपके पास प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और दूसरी बात ये है कि अगर कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में टू पोल्स होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। क्लियर? जैसे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करती थी, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ जाएंगी और फिर साउथ से नॉर्थ की तरफ आएंगी। तो इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड continuous curve. It emerges from north pole and enter from south pole, in outside and inside the bar magnet from south to north direction. Clear? The diagram is this is a magnetic field lines. यहाँ पे आपको कैंसिल होते हुए दिख रही है बट ये आपस में कैंसिल नहीं होती है, ठीक है। तो इसी डायग्राम के बेस पे हम सारे डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे। फर्स्ट इज क्लियर, फर्स्ट पॉइंट कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, आउटसाइड द मैग्नेट इट इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर फ्रॉम towards it emerges from north pole and enter from south pole, and inside the magnet or bar magnet the direction of magnetic field lines is from south to north. Clear? Next property, tangent drawn. Next property, tangent
drawn at any point in the line curve, magnetic field line curve shows or represents direction of magnetic field B at that point. क्लियर? सी अगर हम यहाँ पे किसी पॉइंट पे इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन शो करेगा। देखिए टेंजेंशियली है, और इस पे भी अगर हम यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, इस पॉइंट को Q कंसीडर कर लो, इसको P को, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको अलग दिखेगी, इस पे अलग, तो टेंजेंशियली इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। two magnetic field lines, two magnetic field lines curve never intersect। ये आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, never intersect each other, because if they intersect, they will represent two direction of magnetic field which is impossible। ये सब आपका 10th क्लास के हैं, तो इसको फटाफट हम लिख रहे हैं और आप समझिए। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट। मान लीजिए एक यहाँ से कर्व आया और एक कर्व ने यहाँ पे आपका इंटरसेक्ट कर दिया, या आप इसे ऐसा इमेजिन कर लीजिए कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा और बाहर से फिर आपका यहाँ पे मैच हो गया, तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर्व का। तो अब इस पॉइंट पे आप देखिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P कंसीडर करते हैं, इस पे दो टेंजेंट आएंगी, एक तो इस वजह से आएगी ड्यू टू दिस कर्व, और एक आपके पास इस वजह से इस डायरेक्शन में आएंगी ड्यू टू दिस कर्व। तो दोनों के दोनों सेम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। एट द पॉइंट, फॉर पॉइंट P के लिए इसकी डायरेक्शन अलग अलग है। अब आप किसी एक चौराहे पे खड़े होके एक ही टाइम पे आप 5 मीटर नॉर्थ में और 5 मीटर साउथ में कैसे मूव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, वो इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए ये जो कंडीशन है ये इम्पॉसिबल है कि आपके पास दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेंगी, क्योंकि अगर वो कट करती तो वहां पे दो डायरेक्शन होती मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, जो इम्पॉसिबल है नहीं किसी सिंगल पॉइंट पे दो डायरेक्शन का होना। तो इसीलिए हमने पहले ही बता दिया, अगर आपके यहाँ टच कर भी रही हैं तो आप इसे ये मानिए कि ये लाइनें टच नहीं कर रही, ये सिर्फ आपके पास क्राउडेड रीजन क्रिएट कर रही है, वेरी क्लोज है लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रहेगा फोर्थ, नियर द मैग्नेट, नियर द पोल, नियर द पोल्स, बी शॉर्टकट लिखते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ बी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज stronger, stronger and form strong region, and away from poles the strength of B is weaker। जितना दूर जाएंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जितना दूर ऊपर को जाएंगे ये डिस्टेंस क्या होगा, आगे बढ़ती रहेगी ये डिस्टेंस। तो इसलिए यहाँ पे जो आपके पास है इस पोल से जितना दूर हटेंगे तो आपके पास एज कंपेयर टू दिस पॉइंट जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, आपको वीकर मिलेगी। पॉइंट इज क्लियर? इनके इस कॉर्नर पॉइंटों को छोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी नॉर्थ और साउथ पोल। आफ्टर दैट फिफ्थ पॉइंट हम इसमें बोल सकते हैं यूनिफॉर्म रीजन का। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट field lines are parallel and equidistant, एक दूसरे से equidistance पर है, equidistance, so they form uniform magnetic
फील्ड रीजन। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे क्या बनाएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन क्रिएट करेगा इस पॉइंट पे। ठीक है, पॉइंट इज क्लियर? सो दीज आर द 5 पॉइंट्स of property of magnetic field lines. Now student, see the next heading, force acting on a moving charge particle in a magnetic field. अब हम जब बात करेंगे कि किसी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाले फोर्स की, तो उससे पहले थोड़ा सा हम मेमोरी में अपना सेव कर लें। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने बोला भी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ेंगे तो उसमें चार्ज हमारा क्या होगा, एट रेस्ट वाली कंडीशन में होगा। लेकिन जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो मैग्नेटिज्म में हमारे पास जो चार्ज है हमारे पास वो क्या होगा, एट मोशन वाली कंडीशन में होगा। क्यों? क्योंकि अभी आपने यहाँ पे स्टडी किया है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के चारों ओर आपने देखा कि अगर हमारे पास कोई एक वायर ए बी है जिसमें करंट आई आपका फ्लो हो रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो आप ये कहेंगे कि जो उसमें करंट कैरियर्स हैं, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ से कहाँ तक मूव कर रहा है, फ्रॉम बी टू ए। जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तभी उसके चारों ओर आपके पास, आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर आपके पास जो है मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे इसको बी कह लो, इसको बी कह लो, जो इसके चारों ओर का एक रीजन हम इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वाला रीजन, तो वो रीजन किसकी वजह से हो रहा है आपके पास, ठीक है, किसकी वजह से हो रहा है, आपका ये जो रीजन आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रीजन आपके पास इंड्यूस्ड हुआ ये किस वजह से हुआ, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से हुआ। अगर ये इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं होता, इसका मतलब ये था कि हमारे पास जो हमारी की अभी कनेक्टेड है, ठीक है, वो की आपके पास ऑफ होती, यानी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होती, तो उस केस में हम ये कह सकते थे कि आपके पास जब इलेक्ट्रॉन का मोशन नहीं होगा तो इसमें कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी, और जब कोई करंट फ्लो नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो इंडक्शन हमें मिला है, इंड्यूस्ड हुआ है, वो किस वजह से हुआ है, फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से। तो यहाँ पे इसीलिए हम ये बोलते हैं कि जब हम मैग्नेटिज्म में स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज, मींस दैट इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और magnetism, the charge is in motion. So now we will discuss here about the force acting in magnetic field. अब force acting in magnetic field तो चार्ज कैसा लेना पड़ेगा, मूविंग, सिंपल सी बात है, रेस्ट चार्ज से काम नहीं चलेगा। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, वो कितना लग रहा था, 1/4πε0। इसको अगर हम k से रिप्रेजेंट कर लें तो आप q1 q2 बाय r स्क्वायर डिस्कस करते थे। फिर अगर आपने ये कंसीडर करते थे कि अगर कोई रेस्ट चार्ज आपके पास जो है, कोई चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, अगर q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू, अगर कोई चार्ज q किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो उस पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है ड्यू टू दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is F is equals to QE by the formula of strength of electric field. Clear? इस वाले फॉर्मूले से हमने डिस्कस किया था। अब अगर उस कंडीशन में आप उसका पाथ देखना चाहेंगे कि उस जो आपके पास अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके पास एंटर कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो उसका पाथ कैसे होगा, तो आप उस चार्ज का पाथ, अगर इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपका प्लस वाला चार्ज उसे अट्रैक्ट करेगा, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। अगर सपोज वही आपके पास कोई प्रोटॉन इंटर कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का है, ये आपके पास प्रोटॉन इंटर करेगा, तो उसका पाथ कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम E+ से दिखा देते हैं। ठीक है, तो कोई प्रोटॉन के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका जो चार्ज का पाथ होगा, पॉजिटिव चार्ज का पाथ, वो कैसा होगा आपके पास, E+ नहीं, इसको P से दिखा दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो प्रोटॉन अगर इंटर कर रहा है तो उसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक, लेकिन टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू अट्रैक्शन फोर्स। तो ओवरऑल इसका जो पाथ है वो पैराबोलिक होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कस करने वाले हैं कि चार्ज, जब आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा। कंडीशन दो बनेगी, एक तो परपेंडिकुलर एंटर करे और एक किसी एंगल थीटा पे एंटर करेगा। ठीक है, जब परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका पाथ कुछ अलग होगा, जब थीटा एंगल पे एंटर करेगा तो उसका पाथ अलग होगा। ये आने वाले वीडियो में आप सीखेंगे, बट हियर यू विल फाइंड only the derivation of formula acting on moving charge particle in magnetic field। तो उसी चार्ज पे लगने वाले
फील्ड के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से जो लगने वाला फोर्स है उसके लिए फॉर्मूला राइट करेंगे। सी हियर, लेट अस सपोज दैट, अब एक चीज और कंडीशन याद रखना स्टूडेंट, अगर हम क्रॉस के सिंबल से यहाँ पे दिखाएंगे, क्रॉस का सिंबल और डॉट का सिंबल, दो टाइप के सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। एक डॉट सिंबल होगा, ठीक है, डॉट। तो अगर हम क्रॉस सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। कहीं पे आप ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन, नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन। जैसे बोर्ड है, बोर्ड से आपके पास नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। लेकिन जब हम डॉट के बारे में बात करेंगे तो नॉर्मली इनवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मली इनवर्ड टू द प्लेन, इनवर्ड टू द प्लेन। तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी आपके पास, इस शेप में होगी, अंदर की तरफ। पॉइंट इज क्लियर? नाउ सी स्टूडेंट, about the force acting on a moving charge particle. So here I suppose, इसके लिए हम एक डायग्राम आपको सिंपल बना के दिखा देते हैं। Let us suppose that it is the direction of magnetic field and suppose a charged particle enter in this magnetic field with some velocity v, making an angle थीटा। वेलोसिटी v जो है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाएगी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक बनेगा आपके पास v cos थीटा, क्लियर, और एक बनेगा आपके पास v sin थीटा। दो कंपोनेंट बन गए। तो जब आपके पास दो कंपोनेंट इसके बनेंगे तो अब क्या होगा, इस पे फोर्स भी लगेगा, ठीक है। तो अब जो इस पे फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उस फोर्स की जो डायरेक्शन है इसके लेफ्ट हैंड रूल से भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास ये चार्ज की डायरेक्शन है, अगर इसको हम पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं Q, ठीक है, तो इसका मतलब है डायरेक्शन ऑफ करंट है। और आपके पास फादर मदर चाइल्ड वाले फॉर्मूले को अगर आप यूज करेंगे और आप देखेंगे कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है सपोज, और ये v जो है ये नॉर्मली आपके पास है v sin थीटा, ये नॉर्मल है इसके, ठीक है। ये डायरेक्शन अगर आपके पास ये रिप्रेजेंट हो रही है तो जो फोर्स है वो क्या होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब ये डायरेक्शन v की है, ये v sin थीटा की है, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर क्या होगा आपके पास, ये डायरेक्शन होगी। ये डायरेक्शन किसकी होगी, जो उस चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन। तो अब इस केस में जो इफ अ चार्ज, थोड़ा सा स्टेटमेंट बना लेते हैं, if let Q be the charge particle, Q be the charge enters in magnetic field B at an angle theta, then the component or you can say the velocity resolve into components. First is v cos theta parallel to b, and second is v sin theta perpendicular to magnetic field. Clear student? Now the magnetic force acting on the moving charge depends on, किस पे डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स ऑन, ये ध्यान दीजिएगा, F is directly proportional to the charge, magnitude of charge which is moving in the given magnetic field. Second, F is directly proportional to the velocity, means the velocity which is perpendicular to the magnetic field direction, which is v sin theta. And also F is directly proportional to the strength of magnetic field. इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगा
आपके पास किसी चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है। फ्रॉम दीज थ्री इक्वेशन we can write F is equals to F proportional to Q V B sin theta in तीनों को। So after this, after removing this proportionality sign, I will write here K Q V B sin theta, and you know that here K is proportionality constant, and we found that the value of K is equals to 1 for this relation. So we can get F is equals to QVB sin theta is the final formula of the force acting on charge particle, moving charge particle in magnetic field in vector form. If I will write this in this way, V cross V, and if we want to write the magnitude of this vector, I will use this sign in this way, or you can write F is equals to Q. F is equals to Q V cross V. Clear, student? So this is the force vector form, and this one is the basic formula of the force acting on moving charge particle in magnetic field. Point is clear? So for that, pause the video and note down. Now student, for this derivation, force acting on a current carrying wire placed in magnetic field, तो यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। एक हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज ये हमने कंसीडर कर लिया, जिसकी लेंथ क्या है L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है A है, और इसका P और Q दो एंड्स हैं। और आपको पता है कि अगर सपोज ये जो P एंड है ये पॉजिटिव है और ये Q एंड है नेगेटिव है, मीन्स ये टर्मिनल से कनेक्टेड है आपके पास A एंड B। आप ध्यान दीजिएगा, ड्रिफ्ट स्पीड और करंट वाला जो रिलेशन था I इज इक्वल्स टू एन वीडियो, उसकी हेल्प से सॉल्व होने वाला है। एंड वी नो दैट द चार्ज कैरियर्स ऑफ अ कंडक्टर, सॉलिड कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग from the negative terminal to positive terminal with their drift speed vd. So that time we can consider initially if n be the number of electrons, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो सब आपका मूविंग चार्ज पे लग रहा है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन भी आपके पास चार्ज है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन अ कंडक्टर, मूविंग पर यूनिट वॉल्यूम इन अ कंडक्टर, और यू कैन से करंट कैरिंग कंडक्टर, इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो ये इस करंट कैरिंग कंडक्टर पर आपके पास मूव कर रहे हैं फ्रॉम Q टू P, आप देख सकते हैं डायग्राम में कंडक्टर। एंड as we have A is the cross section area, L is the length of the conductor, therefore total number of electrons moving, or you can say passes through the volume B, moving through the volume B is equals to A into N। कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, N is equals to N आपका पर यूनिट वॉल्यूम में था, और ये हो जाएगा A into N, इसके साथ into हो जाएगा। Now by using the formula F is equals to QVB sin theta, means force acting on a charged particle in प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे करंट कैरी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड पे रखा गया है। इमेजिन करते हैं ये हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इस पे किसी करंट कैरी कंडक्टर को हमने रख दिया। तो अब क्या होगा, इसमें दो फील्ड आएंगे मैग्नेटिक फील्ड, एक तो जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो, और एक जो इस करंट की वजह से जो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो। तो एक मैग्नेटिक फील्ड है करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है जिसपे हमने इस करंट कैरी कंडक्टर को रखा है। तो दोनों के दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। इट मींस दैट इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स को
हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि मोशन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कर रहा है, चार्ज पार्टिकल कर रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला यूज किया है, F is equal to QBV sin theta. Since we have an electron, so I will substitute the value of Q is equals to E, मैग्नीट्यूड में रख रहा हूँ वैल्यू, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है इतने हैं, तो फर्स्ट आई विल राइट फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो F is equals to क्या होगा, EBB sin theta, ये होगा ना स्टूडेंट्स. नाउ वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, if the total number of electron which passes through the given volume of this wire, इस वायर से कितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे टोटल, आपके पास n into a into l into le, ये आपका पर यूनिट वॉल्यूम है. तो therefore total for an electron, total force acting on the all electrons, or you can say that total force acting on n electrons, because n are the number of electrons passes through the given volume. So F is equals to E into A into L VB sin theta. Clear student? And n is also here n. Now we can make a formula like this, NEA. And you know student, electrons are moving with a drift velocity vd, so I will replace one thing, इस फॉर्मूले में एक और चीज मैं रिप्लेस करूंगा, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है b से a की और वो ड्रिफ्ट स्पीड से हो रहा है, तो ये जो v है ये भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा vd. क्लियर? तो यहाँ पे बन जाएगा vd. तो अब देखिए इसका जो फॉर्मेशन मैं करने वाला हूँ फॉर्मूले का, वो देखिएगा NEA vd, ये मैंने अलग कर लिया, और इसमें से मुझे क्या बच रहा है, L आउटसाइड आ गया, B और sin थीटा. सो NEAVD, you know that I is equals to NEAVD because the wire is a current carrying conductor. अगर इलेक्ट्रॉन का मोशन B से P से Q से P की तरफ है, तो करंट हमारे पास कहाँ से जाएगी, P से Q की तरफ. तो I is equals to NEAVD, we know that. So therefore we can write directly the value of I in place of NEAVD, ILB sin theta. So this one is the force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field. Point is clear, student? Now after this, the vector form, we want to write the vector form, it will be I, current is a scalar quantity, so LB sin theta, L sin theta into B, so I will write like this, L cross B. Point is clear? तो इसको आप मैग्नीट्यूड के सेंस में लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, I L क्रॉस B. क्लियर स्टूडेंट? तो ये आपके पास यहाँ पे इसका फॉर्मेट हो गया लिखने का. नाउ आफ्टर दैट, इफ आई विल राइट सम स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है स्टूडेंट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कंडक्टर को, जो करंट कैरी कर रहा है कंडक्टर, ठीक है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा B है इसके पैरेलल रखा गया है, इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड, कंडक्टर मींस करंट कैरिंग वायर, इज प्लेस्ड पैरेलल और एंटी पैरेलल टू B. अगर ये कंडीशन है तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एज वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू 0 हो या थीटा इज इक्वल टू 180, साइन में जो वैल्यूज होती है, साइन 0 भी आपका 0 होता है, साइन 180 भी आपके पास क्या होता है, 0 होता है. तो उस केस में जो फोर्स लगने वाला है वो क्या हो जाएगा, 0. क्लियर? नेक्स्ट केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो कंडक्टर है, करंट कैरी कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसके अगर परपेंडिकुलर रखा गया है, इफ कंडक्टर इज perpendicular to external magnetic field B, then अब उस केस में क्या होगा कि जो F है sin 90 आपको पता है, sin 90 is equals to 1 होता है, तो उस केस में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, F is equals to ILB. This is the maximum value of force, and this one is the minimum value of force acting on a current carrying wire placed in magnetic
field. Point is clear, student? So this one is the topic of force acting on a current carrying wire placed in magnetic field. तो इस वीडियो में हम इतनी टॉपिक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वीडियो में